जिसको आज के टाइम कहते हैं लव मैरिज, यानी आज के टाइम भी लोग अपने आप से वर पसंद कर लेते हैं ना। स्वयंवर, ये भी स्वयंवर। इस स्वयंवर में क्या था कि भाई शादी करानी तो पहले न्योता देते थे आसपास के जितने भी महाराजा हैं, ठीक है, तो अरे जो भी राजकुमार हैं, तो यहाँ से न्योता हर एक से गया, और करते करते जस्ट इमेजिन सोचिए स्वयंवर के लिए कितने लड़के आए होंगे, मतलब इसकी कितनी फैन फॉलोइंग हो। 20 से लेके 30 करोड़ दूल्हे आए थे। इसकी फैन फॉलोइंग देख रहा। अब सवाल तो ये है कि भाई शादी तो एक से करनी है, ठीक है, तो करे कैसे। तो भैया ऐसा है, पहले का एक बेसिक फिनोमेना होता था शादी करने का, टास्क डालो, जो पूरा कर ले वो शादी के लायक है ना, चैलेंज डाल दो। तो अब 20 से 30 करोड़ दूल्हे हैं, जिसके अंदर आप ये मान लीजिए आ रहे तो लंगड़े लूले हैं, ठीक से चल नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते, तो आधे तो ऐसे ही हैं। तो उनके सामने पहली परीक्षा रखी गई, फायर एग्जाम, अग्नि परीक्षा। माई काइंड ऑफ अंग्रेजी क्या रखा गया, फायर एग्जाम माने अग्नि परीक्षा। कहा जो इस आग को पार कर लेगा वो हमारी लड़की से शादी कर सकता है। तो जो देखो, आग को पार करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको जल्दी से उसमें निकल जाना होता है। अब जितने भी लंगड़े लूले हैं वहीं के वहीं रहेंगे, उनको लगेगा टाइम, जो जिनके हाथ पैर नहीं है बेचारे। तो आप ये सोचिए, आधों की तो राख इसी में बन गई, उसी राख के ऊपर बाकी लोग आराम से चलते हुए क्रॉस कर गए, यानी 50 से सारा % लोगों की राख यहीं बन गई, और उसी राख के ऊपर वो लोग चलते चलते आराम से ऊपर आ गए, कोई ना पैर जला ना कुछ जला। मान के चले 20 से 30 करोड़ में यहाँ पर मान लीजिए 2 करोड़ लोग यहाँ पे पहुंच गए, जिंदा पहुंच गए, बाकी तो राख वहां पे बन चुकी है। अब इतने में क्या हुआ, महाराजा ने एक काम और किया था, यहाँ पे लगाई थी मशीनें एडवांस जो तीर मारती हैं। तो यहां से तीर ऐसे, यहां से तीर ऐसे। अब सोचिए, इनको बोला भागो, तो कुछ के तो यहां तीर लग गया, पता नहीं कहां कहां किसके लगे वो तो वो जानता होगा, लेकिन लग गए। अब मान लीजिए 2 करोड़ में यहां बचे, मान लीजिए 1 लाख बचे। अब दिक्कत अब भी आ गई, यार शादी तो एक से ही करनी है। तब 1 लाख से बोला गया कि भाई एक काम करो, भागो, और इसको खड़ा किया गया 10 किलोमीटर दूर, कि जो पहले जाके इसको छू देगा इसकी शादी हो जाएगी, यानी सिर्फ टच करना है, शादी जो पहले टच करेगा शादी उसकी होगी। और अगर 2 टच करेंगे तो ये दोनों को चाटे मार के भगा देगी, कंडीशन भी, यानी कि एक बार में कोई एक ही इसको टच करे। अब मान लीजिए लाख लोग भाग रहे हैं, उसमें से एक जो सबसे ज्यादा तेज होगा, जस्ट इमेजिन, उसने ये परीक्षा पार कर ली, ये कर ली, और उसकी स्पीड भी अच्छी है, तो उसमें पूरी काबिलियत है ना। तो जो सबसे तेज भागता हुआ जिसको टच कर लेगा, इसकी उससे शादी हो जाए। अगर 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग सेम टाइम पे टच करना चाहेंगे तो ये चारों को रिजेक्ट कर देगी। कंडीशन क्या है, एक बार में सिर्फ कोई एक ही टच करे। और यही सेम कहानी आती है ह्यूमन के ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन की। ये जो दूल्हे थे, मान लीजिए ये स्पर्म है, इतने स्पर्म, और यहाँ पर ओवम है। अब ओवम और स्पर्म को, इतने में से सिर्फ एक स्पर्म को जाके जुड़ना होता है ओवम के साथ। तो ओवम कैसे पता करेगी कौन सा स्पर्म सबसे बेस्ट है। कहानी पढ़ी थी, कहानी कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ पर राशि का स्वयंवर था, और 20 से 30 करोड़ दूल्हे आए थे, जिसमें से कुछ थे विकलांग, जो ठीक से ना चल सकते थे ना दौड़ सकते थे। तो उनके अब कहा था कि इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। इनके लिए कुछ टास्क रखे गए थे, सो दैट जो उसमें से बेस्ट होगा वो टास्क को पूरे करेगा और आगे निकल लेगा। इसी को जरा समझते हैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक से। ये टॉपिक आप लेके चलिए, फर्टिलाइजेशन, क्या लीजिए, फर्टिलाइजेशन। अब यूं तो आपको डेफिनेशन मालूम है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ डाउट है। पहली चीज इसमें हमें एक प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज इंसेमिनेशन। फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमन इनसाइड द फीमेल बॉडी विल बी नोन एज इंसेमिनेशन। जबकि इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, मेल बॉडी के बाहर सीमन का निकलना इज इजैकुलेशन। अगर ये इजैकुलेशन फीमेल की बॉडी में हुआ तो इंसेमिनेशन, फीमेल की बॉडी में नहीं हुआ तो जस्ट सिंपली क्या बोलोगे, इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन का मतलब सीमन का मेल बॉडी के बाहर आना, इंसेमिनेशन का मतलब सीमन का फीमेल बॉडी में आना। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है। तो इंसेमिनेशन के बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है फर्टिलाइजेशन का, तो फर्स्ट स्टेप इज
कैपेसिटेशन, क्या बोलेंगे? अब कैपेसिटेशन क्या होता है? देखिए ऐसा होता है कि जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, ये जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के ऊपर पाया जाता है एक प्रोटीन नॉन एज एंटी फर्टिलिजिन। क्या मिलता है? एंटी फर्टिलिजिन पाया जाता है स्पर्म के ऊपर। और ओवम जो होता है, ओवम की मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है? फर्टिलिजिन प्रोटीन। ठीक है। और एक स्पीशीज के फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन आपस में कंपैटिबल होते हैं। मान लीजिए ये चाबी है तो वो ताला है, तो पूरा फिट बैठेगा। अगर किसी मैं डॉग का स्पर्म लाऊंगा ह्यूमन के ओवम के पास, तो डॉग के स्पर्म के पास जो एंटी फर्टिलिजिन होगा, यानी जो की होगी, वो ह्यूमन के लॉग के साथ मैच नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है हर एक स्पीशीज के स्पर्म्स और ओवम के पास एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन कहते हैं। सेम स्पीशीज में दोनों कंपेटिबल होते हैं। कंपेटिबल मीन्स लायक होते हैं। और डिफरेंट स्पीशीज में क्या होते हैं? इनकम्पेटिबल। इसीलिए अगर हम कभी कोशिश करें कि ह्यूमन के ओवम के साथ डॉग का स्पर्म जुड़ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास जो प्रोटीन्स है, जो रिसेप्टर्स है, वो अलग है, इसके पास अलग है, दो रिसेप्टर्स मैच करेंगे ही नहीं। ठीक है। इसको और सिंपल समझना है तो आप समझ लीजिए ये है की, ये है लॉक। एक स्पीशीज के की और लॉक आपस में फिक्स हो सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज के की एंड लॉक आपस में जुड़ नहीं सकते। तो आप ऐसा समझ लीजिए। अब होता क्या स्पर्म, क्योंकि सीमन में होता है। अच्छा, आपको मैंने एक सवाल कभी रहा होगा, नहीं मैं बता दूं, बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेमाइनल वेसिकल में था प्रोफिब्रिनोजन, याद होगा? प्रोफिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है? जब कभी आपके हाथ में कट लगता है, तो वहां पर आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन। क्या होता है? नाम फिब्री क्यों आया? फाइबर से आया है, धागे से आया है। यह प्रोटीन धागे के जैसा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कट लगता है, ये फिब्रिनोजन फाइबर में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में, और वो धागा आपके उस कटे हुए पार्ट पे लग जाता है, जिससे कि खून निकलना बाहर बंद हो जाता है। यानी फाइबर का काम वहां पे क्या है? क्लॉट बनाना। ऐसा होता है कि सीमन जब मेल की बॉडी के बाहर आता है, तो वो काफी ज्यादा हाईली विस्कस, या गाढ़ा कहते हैं, वो हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि वो विस्कस क्यों होता है, वो जम क्यों जाता है सीमन बॉडी के बाहर आके? इसका रीजन ये देते हैं कि सेमाइनल वेसिकल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन फिब्रिनोजन। ठीक है। और ये फिब्रिनोजन प्रोटीन किस में होता है कन्वर्ट? फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। फिब्रिन में कन्वर्ट होते पूरा सीमन क्या हो गया? क्लॉट बन जाता है। या सुनो, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो स्पर्म्स में है उनकी मूवमेंट क्या हो जाए? स्लो। क्योंकि जब सॉलिड हो जाएगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। मूवमेंट स्लो होने से क्या बचेगी? एनर्जी बचेगी। और स्पर्म को एनर्जी बचानी होती है। थोड़ी ही देर बाद वही जो सीमन है, वो आगे चल के जब हम कहते हैं फीमेल की बॉडी में जाता है, तो फीमेल की बॉडी में वही चीज फिर लिक्विड हो जाती है। अब सर लिक्विड कौन करता है? याद होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। वो रिलीज करता है क्या? मतलब हम फिब्रिन, हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम छोड़ता है। वो एंजाइम क्या करेगा? फिब्रिन को खत्म कर देगा, और पूरा सीमन किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में क्यों ला रहा सर? ताकि स्पर्म की स्पीड, मोटिलिटी अब बढ़े, क्योंकि अब उसको फीमेल के अंदर ट्रेवल करना है ना। तो यानी कि पहले सीमन करता है, क्लॉट बनाता है, एनर्जी पहले बचानी होती है, और उसके बाद अगर फीमेल बॉडी में है तो ये फिर से किस में आएगा? लिक्विड फेज में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब स्पर्म को मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, ताकि फीमेल बॉडी के अंदर वो मूवमेंट कर सके। क्या इतना क्लियर है पहले कि सीमन पहले क्लॉट क्यों बनाता है पहले? तो जब ये स्पर्म प्रेजेंट होता है सीमन के अंदर, तो उसके ऊपर बहुत ही थिक लेयर बन जाती है स्पर्म के ऊपर। इस थिक लेयर की वजह से स्पर्म के रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं कर पाते, रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए। अब जब तक रिसेप्टर ब्लॉक है, क्या स्पर्म को पता है मुझे कहां जाना है? नहीं। जो स्पर्म की डायरेक्शन है, स्पर्म की मूवमेंट है, हर चीज उसके रिसेप्टर से डिसाइड होती है। अगर रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म में कुछ भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं मुझे जाना कहाँ है। तो फीमेल का जो इनिशियल पार्ट, दैट इज जो वेजाइना वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? एसिडिक। क्या होता है? तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि दिस इज द यूट्रस वाला पार्ट, और आप मान लीजिए ये रहा वेजाइना। अब सोचिए स्पर्म यहां पर आ गए हैं, तो यहां पर क्या है? इनिशियल पार्ट में कैसा नेचर होता है? मैंने आपको अग्नि परीक्षा कहा था, है ना? अब समझना क्या है। यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वेजाइना में। रीजन क्या है? वो तो आप जानते हो, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, वही दही वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी यहाँ भी मिलते हैं।
बट उनका काम क्या होता है, वो एसिड इसलिए छोड़ते हैं ताकि बाहर से कोई अगर माइक्रोब आके फीमेल की बॉडी में जाके उसको इन्फेक्शन करना चाहे तो वो बचा लेते हैं उसको। इसलिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे वो एसिडिक एनवायरमेंट पाया जाता है। अब आप ऐसा समझिए कि जो एसिडिक एनवायरमेंट है, एसिड क्या करता है, गलाने में माहिर होता है। अब स्पर्म, अब मतलब इमेजिन कर लेना अपने माइंड के अंदर कि स्पर्म के ऊपर एक थिक लेयर बनी हुई है, एसिड क्या करेगा, गला देगा पूरी। और जैसे लेयर गलेगी, स्पर्म के रिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्टिव। मूवमेंट आ गई, और उसमें क्या होगा, उसमें जो जो मोशन है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन रिसेप्टर्स के आने के बाद, लेकिन यही तेजाब, यही एसिड कुछ स्पर्म को पूरा ही मार डालता है। समझे, एसिड जो है स्पर्म की लेयर को गलाएगा, कभी कभी ये एसिड पूरा स्पर्म ही मार डालता है। यानी कि इस एसिडिक नेचर से एक फायदा होता है कि जो भी इस एसिडिक नेचर से बन के निकलेगा, सारे वो होंगे जो एक्टिव होंगे। यस और नो, सारे वही होंगे जिनके सेप्टर्स ओपन हो चुके हैं, जो मरे नहीं है इसमें। यानी कि मेरे को बताइए, इस एसिडिक नेचर से पहले के स्पर्म, इसके बाद के स्पर्म, दोनों में से किसमें कैपेसिटी है फ्यूज करने की, जो बाद में निकले, क्योंकि उनके रिसेप्टर फुल्ली एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, और इन वाले में तो कुछ ऐसा है भी नहीं। तो इसी एसिडिक नेचर में कहते हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्पर्म यहीं पे मर जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेशन। जब स्पर्म्स को एसिडिक एनवायरनमेंट दिया जाए और फिर स्पर्म उस एसिडिक एनवायरनमेंट में अपने आप को इस कैपेबल बनाता है कि वो आगे फ्यूज कर सके ओवम के साथ में। कैपेबल कैसे बनाएगा, अपने रिसेप्टर्स को ओपन कर लेता है सामने, मतलब एक्सपोज कर देता है। तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है एसिडिक नेचर के अंदर अगर स्पर्म्स हो, यानी स्पर्म्स को एसिडिक नेचर देके उनको एक्टिवेट करना ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। ये जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है कैपेसिटेशन। विदाउट कैपेसिटेशन आप स्पर्म की कैपेसिटी, भाई मान के चलो 20 करोड़ स्पर्म है, उसमें से किस स्पर्म में कैपेसिटी, हमें कैसे पता, हमें कैसे पता। हमने डाल दिया एसिडिक एनवायरनमेंट, जिसमें कैपेसिटी होगी, जिसमें दम होगा, वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो जो जो इससे बाहर निकल गए उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपेसिटी प्रेजेंट है इस चीज की। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्टेप होगा कैपेसिटेशन। फिर मैंने कहा था कैपेसिटेशन इस क्या, फायर एग्जाम माने अग्नि परीक्षा। फिर मैंने कहा था वो तीर बल लगा रखे हैं, तो भैया ऐसा होता है, यूट्रस में पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी, क्या पाए जाते हैं, और मैं बता दूं आपको, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फेगोसाइटोसिस। जब एक सेल दूसरे सेल को खाए तो इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब एक सेल दूसरे सेल को खाए से क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और आप ये समझ लेना, हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस सिर्फ डब्ल्यूबीसी कर सकती है। आपकी बॉडी में सिर्फ डब्ल्यूबीसी में हुनर है कि वो किसी और सेल को खा सकती है, अदरवाइज कोई और सेल किसी और सेल को हाथ भी नहीं लगा सकती। अब समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पर्म जो बचे इनमें कैपेसिटी है, अब ये स्पर्म जैसे से बढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी इनको खाना चालू करेंगे। माने यहां पे स्पर्म जितनी देर के लिए रुका रहेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी डेथ बढ़ा दी जाएगी। तो यहां पे डब्ल्यूबीसी इसको खाना शुरू करेंगे। अब जो इसमें से बच गया वो आगे भाग जाएगा, हाँ के ना। यहां पे जो स्पर्म की स्पीड होती है वो होती है 1.5 mm से लेके 3 mm पर मिनट। इस स्पीड से स्पर्म मूव कर रहा होता है। सोचो इस स्पीड से स्पर्म आगे भाग रहा है, करते करते स्पर्म अब बच गया, देखो यहां से देखो, अग्नि परीक्षा से बच गया, डब्ल्यूबीसी से बच गया। यानी अब जो स्पर्म है वो बहुत फास्ट भी है, तभी तो बच गया डब्ल्यूबीसी से, क्योंकि यूट्रस में वो स्पर्म मारे जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक वहां पे स्टे कर रहे हैं। और हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, किसी भी फॉरेन सेल को हमारी बॉडी पसंद नहीं करती है, उसको मारने के लिए किसे भेज देगी, डब्ल्यूबीसी को। स्पर्म सेल्स भी क्या है, बाहर के सेल्स हैं, यहाँ पे क्या भेजेंगे, डब्ल्यूबीसी। तो अल्टीमेटली अब ये समझ लीजिए कि स्पर्म जो है मूव करते हैं टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब। अब समझिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा होगा जो सेकेंडरी ओसाइट है वो कन्वर्ट होगा ओवम के अंदर। और कैसे होगा जरा अब ये समझते हैं। तो जरा मैं वहां का डायग्राम आप कर देता हूँ। देखो, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिम्बरी का काम तो आपको मालूम था। ठीक है, फिम्बरी का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पर ओवरी होती है, ओवरी जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करती है, वो कौन कलेक्ट कर लेगा, फिम्बरे। फिम्बरे सेकेंडरी ओसाइट को कलेक्ट करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं, फिम्बरे फिर इस सेकेंडरी साइट को ऊपर की तरफ पुश करेगा।
और आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं सीलिया वाले एपिथेलियम। एपिथेलियम एक लेयर होती है, सीलिया मतलब इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं, और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये जो ओवम है इनके अंदर मूवमेंट देखी जाती है, आई मीन सेकेंडरी साइड में मूवमेंट देखी जाती है। तो सेकेंडरी साइड को भेजा जाता है कहाँ, एक जंक्शन होता है जो कि एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। चलो भाई, ऐसे जख्म पे नमक मत छिड़को। बात करते हैं स्पर्म जो है आता है फिर वो कैसे करता है फ्यूजन। तो देखो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और एक्स्ट्रा इतना आपको लिखना नहीं है, मैं बता दूं आपको एग्जाम में कितना लिख के आना है। बट एक्स्ट्रा से क्या है ना, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर क्लियर हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं कराता नहीं। तो सुनो, स्पर्म जो आता है, याद होगा स्पर्म के टिप पर पाया जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बुला रहे थे, एक्रोजोम। इस एक्रोजोम में 3 तरह के एंजाइम्स याद है नाम? हाँ, पहला एंजाइम हाइला यूरोनिडेज एंजाइम। हाँ, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइसिन। ठीक है, ये 3 एंजाइम एक्रोसोम के अंदर भरे हुए थे। क्यों थे ये समझना, जब स्पर्म आता है तो स्पर्म के रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं। अब जस्ट मान लीजिए ये रहा सेकेंडरी साइड, ये रहा स्पर्म। अब इतना तो आपको याद था कि स्पर्म जो है वो आने से पहले ही सेकेंडरी साइड को एक सिग्नल दे देगा दूर से। और वो सिग्नल क्या है, जैसे स्पर्म आने वाला तो तुरंत सेकेंडरी साइड को एक सिग्नल मिलता है जिसको बोलते हैं एनाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर, यानी एपीएफ। एक ऐसा फैक्टर मिलता है स्पर्म की तरफ से जो सेकेंडरी साइड, जो कि मेटाफेज 2 में रुका हुआ है, उसको एनाफेज में ले जाने का काम करता है। तभी नाम क्या है, एनाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर, क्योंकि वो एनाफेज की तरफ बढ़ावा दे रहा है। और जैसे ये फैक्टर सेकेंडरी साइड को मिला तो ये जाएगी एनाफेज 2 में, उसके बाद जाएगा टीलोफेज 2 में, और जैसे ही टीलोफेज 2 कर लिया तो उसके बाद क्या बन गया, ये ओवम। यस और नो? और उसके बाद इसकी एक पोलर बॉडी बन जाती है। तो जिस तरफ इसकी पोलर बॉडी बन जाती है, क्योंकि पोलर बॉडी तो सेल के बाहर ही मिलेगी, तो पोलर बॉडी ये रही, एंड दिस इज द सेकंड पोलर बॉडी। जिस तरह पोलर बॉडी बनती है ओवम की, उस साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलेंगे? चलो छोड़ो मत लिखो, बस याद रखो कि ये ओवम है। ओवम को किसने बनाया? स्पर्म ने। लेकिन स्पर्म जैसे ही आता है, इसके रास्ते में पड़ता है एक ग्राउंड मटेरियल नॉन एज हाइला यूरोनिक एसिड। इस एसिड को तबाह करने के लिए इसके पास कौन सा एंजाइम है? इससे ये एसिड सल्टा देगा बीच में। अब जब आ गया तो उसको मिलेगा कोरोना रेडियाटा, इसको सल्टाने के लिए इसके पास क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसके बाद मिलेगा जोना पेल्सिडा। जोना पेल्सिडा पे 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, ZP3 ZP2, और ये स्पर्म उस रिसेप्टर से पहले बात करेगा। अच्छा, हम दोनों मैच कर रहे हैं यार, मैच कर रहे हैं, ठीक है, अब अंदर एंट्री ले सकते हैं। जैसे रिसेप्टर स्पर्म के साथ बाइंड करेगा, तुरंत यहां से तीसरा एंजाइम निकलेगा, जोना लाइसिन। वो जोना पेलिसिडा को क्या कर देगा? पेनिट्रेट कर देगा। और जैसे ही पेनिट्रेट कर देगा तो जो सुनिए स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड वाला कंटेंट है वो सारा ओवम के अंदर चला जाएगा। अब देखिए, जैसे स्पर्म का हेड उससे जुड़ा तो स्पर्म का न्यूक्लियस भी अंदर गया, और याद है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वो भी अंदर गया। यानी स्पर्म जब फ्यूज करता है ओवम के साथ में तो सिर्फ 2 चीजें अंदर जाती हैं, एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस और एक स्पर्म का सेंट्रियोल। कौन सा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो आप ये ध्यान रखें कि स्पर्म जो है, एक्रोसोम अगर नहीं होता ना तो ये कोरोना रेडिएटर टूटता इससे, ना जोना पैरासीटा टूटता इससे, कुछ नहीं टूटता। तो अगर ये एक्रोसोम ना हो तो कभी भी स्पर्म जो है वो उस ओवम के चारों तरफ की जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और जब तक वो लेयर डिस्ट्रॉय नहीं होगी स्पर्म कभी अंदर नहीं जा पाएगा। मैंने आपसे कहा था ना एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्पर्म्स को ओवम के अंदर ले जाना है। कैसे ले जाना? तो ओवम के जो चारों तरफ बॉडी गार्ड है उनको पीटने के लिए सारे एंजाइम किसके पास है? इसी एक्रोसोम के पास है। तो विदाउट एक्रोसोम स्पर्म्स कभी भी ओवम के अंदर एंटर नहीं कर सकता,
और जैसे ही एक स्पर्म एंटर हो जाता है ओवम के अंदर, क्या हो जाता है ओवम के अंदर? एंटर, तुरंत के तुरंत एक प्रोसेस फटाक से चलता है। मान लीजिए ये रहा ओवम। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये बाहर चार्ज कैसा होता है? प्लस। ओवम के बाहर चार्ज कैसा होता है? प्लस। अंदर कैसा होगा? माइनस। ठीक है। लेकिन जैसे ही एक स्पर्म ने एंट्री ले ली, एक स्पर्म के एंट्री लेते के साथ ही ओवम तुरंत अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेती है। अब अंदर क्या आ गया? बाहर क्या आ गया? जब पोलैरिटी उल्टी हो जाए इसे क्या बोलते हैं? डीपोलराइज स्टेट। मैं आपको बता दूं, जब बाहर की तरफ प्लस होता है तो स्पर्म अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर गलती से चार्ज बाहर माइनस हो गया, अंदर प्लस हो गया, अब कोई भी स्पर्म अंदर एंटर, अच्छी चीज नहीं होनी चाहिए ना? पता क्यों नहीं चाहिए? ये काम कब होगा? जब एक स्पर्म अंदर चला जाएगा। तो ये पता है इस काम से क्या होगा? जो दूसरे के स्पर्म है, अबे हाथ नीचे कर ले, जो दूसरे स्पर्म्स है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। अब सोचिए, एक ओवम अगर एक स्पर्म के साथ फ्यूज करती है, इसे आप बुलाते हो मोनोस्पर्मी। लेकिन अगर एक ओवम बहुत सारे स्पर्म के साथ जुड़ेगी तो यह कहलाया जाएगा पॉलीस्पर्मी। लेट सपोज ये प्रोसेस ना होता तो क्या होता? जैसे एक स्पर्म आया ना, दूसरा भी आ जाता, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, क्योंकि उन सब के पास कैपेसिटी है ना। तो फीमेल ने कहा नहीं, हमें तो सिर्फ एक ओवम के साथ जुड़ना है। तो उसने क्या तरीका अपनाया? जैसे एक स्पर्म अंदर आ जाएगा, तुरंत ये जो ओवम की मेम्ब्रेन है अपनी पोलैरिटी को उल्टा कर देगी। उल्टा करते के साथ अब कोई दूसरा स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। यानी कि ये प्रोसेस फीमेल ने इसलिए किया ताकि सिर्फ एक स्पर्म ही एक ओवम के अंदर आए। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक नहीं दो स्पर्म सेम स्पीड से आ रहे हो, तीन आ रहे हो, चार आ रहे हो। मैंने कहा था ना, जैसे मानो चार लोग सेम टाइम पे टच करेंगे तो चारों को क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी। सेम यहां भी है, अगर एक स्पर्म फीमेल ओवम को टच करेंगे तो फीमेल ओवम सबको रिजेक्ट कर देती है, कोई एक ही पहले होना चाहिए। अच्छा, ये एक तो ये तरीका हुआ पॉलीस्पर्मी को रोकने का। इसके तुरंत बाद एक काम और होता है। इसके बाद जैसे एक स्पर्म अंदर एंटर कर गया, पहले तो पोलैरिटी को उल्टा कर दिया, बट फिर भी चांस है कोई ना कोई स्पर्म क्या पता आ ही जाए, गलतियां तो हो सकती हैं। तुरंत क्या करती है ओवम? ओवम अपनी जो जो जोना पैलिसिडा है उसको हार्ड कर लेगी, इतना हार्ड कर लेगी कि कोई भी स्पर्म अब अंदर ना आ पाए। ठीक है, तो उतना नहीं जाएंगे। तो अभी आपको बस ध्यान रखना है कि स्पर्म आ रहा है, ओवम के साथ फ्यूज कर रहा है और बनाएगा जायगोट। आपको इतना ध्यान रखना, बाकी चीजें ऑप्शनल है, चाहो तो करो वरना कोई बात नहीं, इतना लोड नहीं है नीड। तो पहले पता लग गया आपको फ्यूजन कैसे हुआ। पहले स्पर्म आता है, कैपेसिटेशन नाम का प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ पे फेगोसाइटोसिस चलेगा नंबर 2 पे, उसका स्पर्म की रेस लगेगी। जो स्पर्म बेस्ट होगा वो पहुंचेगा कहाँ? एम्पुलरी इस्थिमिक जंक्शन में पहुंचेगा। उस जंक्शन में कौन वेट कर रही होगी? सेकेंडरी साइट। सेकेंडरी साइट को दूर से स्पर्म क्या भेज देगा? एपीएफ, जिससे उसकी जो रुकी डिवीजन है वो आगे बढ़ जाएगी और क्या बन जाएगा? वो ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवम में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा? यहाँ से ये सब कुछ चीरता हुआ जाएगा ओवम के अंदर। जैसे ही ओवम में एंटर हो जाएगा तो वो और स्पर्म ना आए उसके अंदर आए, तो वो तुरंत क्या करेगी? डीपोलराइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। एक काम तो ये करेगी, दूसरा करेगी हार्डनिंग ऑफ जोना पैलिसिडा। हार्डनिंग कैसे करती है बताऊं? जोना ओवम के अंदर ना बहुत सारे दाने पाए जाते हैं, दाने को बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ठीक है, क्या मिलते हैं? दाने जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। मान लीजिए ये रहा, ये दाने हैं। जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है, ये सारे दाने सबसे पहले सर्कल में अरेंज हो जाएंगे, ऐसे सर्कल में अरेंज हो गए। और अरेंज होने के बाद अब जैसे मान लीजिए बाहर क्या होगी? जोना पैलिसिडा। ये क्या होगी? विटलाइन मेम्ब्रेन। याद हो ना, एग की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर हो गया तो ठीक है, वो एक काम तो करेंगे, पोलैरिटी तो उल्टा कर ही देंगे, लेकिन एक काम और करते हैं, वो अपने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल को सर्कल में अरेंज करके इनसे बोलते हैं कि आप एक प्रोटीन बनाओ। क्या बनाओ? एक। और ये वो प्रोटीन विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर भेज देंगे। और सुनिए,
वो जो प्रोटीन है वो जोना पेलुसिडा और ओवम की मेम्ब्रेन के बीच में आ जाएगा, और ये जो लेयर बनी है प्रोटीन की, ये इतनी हार्ड होती है कि इसको तोड़ने के लिए एंजाइम किसी स्पर्म के पास नहीं है। तो अब सुनिए, स्पर्म आएगा, उसके पास जेड के लिए एंजाइम है, मान सकता हूं होंगे। क्या ये प्रोटीन के लिए एंजाइम है इसके पास? ये तो किसी के पास भी नहीं है। और ये प्रोटीन बनती कब है? जब एक स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, उससे पहले बनेगी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये रूम है, गेट खुला हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं है। अब 100 लोग भागते हुए आ रहे हैं, एक बंदा जैसे उसने गेट पे लॉक लगा लिया, गेट पे लॉक लगाते बाहर से कोई नहीं आएगा ना। वही काम यहाँ भी हुआ है कि जैसे एक ओवम ने स्पर्म लिया, पहले तो पोलैरिटी को उल्टा कर देगी, और दूसरा काम क्या करेगी, उसके पास ऐसे दाने पड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स को लगा देगी, सर्कल में लगा देगी, और इनसे प्रोटीन निकलेगा जो कि ओवम के मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा पहले, और जोना पेल्सोडा के नीचे एक हार्ड लेयर बना देगा, ताकि किसी भी एंजाइम किसी भी स्पर्म में इतना दम ना हो कि इसको तोड़ के अंदर आ जाए। तो इसको बोलते हैं, ये जो पता था ना, इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक, क्योंकि ये तुरंत होता है, और ये होता है स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक में क्या आ गया? इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। यानी दो रिएक्शन होती हैं तब जाके एक ओवम सिर्फ एक स्पर्म को लेती है।